सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मौलाना, जी हां मैं बात कर रहा हूं मौलाना तारिक जमील की, जिनकी भारत में भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं मौलाना तारिक जमील ने कैसे एक्सेप्ट किया कि वो भी एक हिंदू की पैदाइश है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा। मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था। मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है। अच्छा। जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है। अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायनात का एक अजीबोगरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बने और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था। तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतरे कर दिए। मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते। ठीक है। मजहब तो इंसानों की होते हैं ना। ऐसे ही है। सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है। मसलन सैलाब सेकुलर है। हाँ ठीक है। वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है। ठीक है। वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है। दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़हब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये चाहें कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, तो ये इनके पास में नहीं। ये मुमकिन कैसे है भाई? हमारे पास आइटम बम बनाने के बाद भी अगर फौज रखने का फौज ने जवाब बनाया होगा तो वो इंडियन दुश्मनी है ना। अगर इस खित्ते में हमारी इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खित्ते में हमारी तो दुश्मनी की चीजें नहीं रह जाती। तो जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना। उसके पास फौज रखने का जवाब होगा, हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है। हमें आर्मी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या ये डिसाइड बाद आपसे मुलाकात हुई, वैसे तो आपके कॉलम्स वगैरह पढ़ते रहते हैं सर। टॉपिक ये है कि सबसे पहले ये बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम ये नाम है, क्या इसका मतलब अगर बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी पर्सनैलिटी राजा ताहर, हीरो कौन है और विलन कौन है? देखिए बात यह है कि एक हीरो और विलन वो होते हैं जो हिस्टोरियन लिख देते हैं। ठीक है। जो उस दौर का हिस्टोरियन लिख देता है, मौरख लिख देता है, वो डेफिनेटली जो पुरानी तारीख होती है, जो सेहत की तारीख होती है, वो हमेशा दरबारी मौरख लिखता है। ठीक है। जब दरबारी मौरख तारीख लिखता है तो वो फिर दरबार की हमायत में लिखता है। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त तारीख लिखी उन्होंने फातेह की तारीख ही लिखनी थी। मफ्तू की तो नहीं लिखनी थी, जिसे शिकस्त हो गई थी उसकी तो नहीं लिखनी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो था वो लिखा सारा कुछ। ठीक हो गया। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अरबों का
था हीरो, ठीक है। खानदान बनु उमैया का हीरो था, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस वक्त मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे, फैल रहे थे, दुनिया में से निकल रहे थे। जो बुनियादी क्वेश्चन है ये कि वो हमारे बच्चों के सिलेबस का हिस्सा कैसे बना, क्यों बना और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये सवाल है। हमने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के क्यों पेश किया। हाँ। और जो हमारे अपने खित्ते का बेटा था जिस पर हमला हुआ, राजा ताहर। देखिए ना, आज हम गजा में चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये गलत है, वो बच्चों अटैक हो गया। का होलोकास्ट है, ये होलोकास्ट हो रहा है। ठीक है। ये एक जदीद होलोकास्ट है जो इस बार जो है यहूदी खुद कर रहे हैं। अच्छा। बच्चों का कत्ल हो रहा है वहाँ पे, औरतों का कत्ल हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है वहाँ पे, भूख है, नंग है। और बच्चे का तो जंग से ताल्लुक ही नहीं होता, तो हम चीख रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया या हमला किया और Yes, यहाँ पे देखिए, ये तो खुद उनके मुअर्रिख, उनके दरबारी मुअर्रिखों ने भी लिखा कि हमने इन्वेड किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी वो हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों और बच्चों का जहाज सिंध के समुंदर के पास से गुजर रहा था, तो सिंध के साहिली डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। तो उनमें से एक औरत ने गवर्नर कूफा हज्जाज बिन यूसुफ के, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था, उसके नाम की दुहाई दी। तो उसके बाद उसने इन्वेड का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने पहले रिफ्यूज किया, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यकीन दिलाया कि जितना रुपया आपका मुहिम पे खर्च आएगा उससे दोगुना मैं खजाने में जमा करवाऊंगा। ठीक है। तो उसने इजाज़त दे दी, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हिंदुस्तान पे हमलावर हुआ। और डेफिनेटली मुसलमान उस वक़्त एक बहुत बड़ी एम्पायर की शक्ल जो थे इख्तियार कर चुके हुए थे। ईरान फतह हो चुका हुआ था, सुपर पावर जो थी वो। ठीक है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये भी है कि हमें जो हिस्ट्री है वो बताई गई है, जो उस टाइम पे दरबारी हिस्ट्री लिखी गई, वो जो रियलिटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर लाहौर में कोई आता है, अटैक करता है और यहाँ के बशिंदों मुकामी के ऊपर जुल्म करता है, तो उसे हम हीरो कहते हैं। तो ये आपको, हाँ, हम उसे भी हीरो कहते हैं। महमूद गजनवी ने जब लाहौर फतह किया, हाँ, तो लाहौर को उसने आग लगवा दी थी, पूरे लाहौर को। और जो फौज भेजी थी उसने हिंदुस्तान लाहौर को आग लगाने के लिए, वो ऑरेंज आर्मी थी। तो जब यहाँ के मुकामी लोग या कत्ल हो गए या भाग गए, तो उसके बाद इसने अफगानिस्तान से पूरी कौम कबीला बुलाया और उसे लाहौर में आबाद किया। और वो भाट कबीला था, ठीक है, जिसके नाम से ये बाटी दरवाजा है। ठीक है। तो ये 1000 साल पहले की बात है। तो हम उसे भी हीरो बना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हालांकि वो हमारे अपने शहर के लोगों का कातिल है। वो 1000। लेकिन असल हीरो कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूँ हिस्ट्री को कि असल हीरो कौन है। असल हीरो तो अपना जो सन ऑफ द लैंड होते हैं, जो सोल ऑफ द लैंड होते हैं, जो मट्टी के बेटे होते हैं, वही होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल राजा ताहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। और अभी ये उससे 2 दिन मोहब्बत पहले करते हैं। ये गुजरा है, मतलब वो शहीद भगत सिंह के हवाले से। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा, जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। हमारा हीरो जो है वो भगत सिंह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो यही चीजें अगर हमें बताई जाए तो इसमें लेट्स सपोज मतलब नहीं, वो क्या प्रॉब्लम आ गई। हाँ, प्रॉब्लम क्या, लेट्स देखिए प्रॉब्लम आई कहाँ पे। अच्छा, प्रॉब्लम आई सिर्फ साहब उस वक़्त है जब 14 अगस्त 1947 के बाद कायदे आज़म की डेथ हो गई जी। वो दुनिया से जल्दी चले गए, तो पाकिस्तान काबू आ गया लियाकत अली खान के। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, करारदाद मकासद कि जी हम ये मकासद तय करें कि ये पाकिस्तान बनाया क्यों गया है। यानी कि ये कायनात का एक अजीब व गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बने और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतरे कर दिए। मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों के होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। रियासतों का तो कभी मजहब नहीं होता। लेकिन मजहब पाकिस्तान का मतलब क्या? ये तो वो एक शायर था असगर सौदाई, उसने लिखा था। हाँ। अब जिस शायर के नाम के साथ ही सौदाई लिखा हुआ है, पागल, ठीक है ना। तो एक पागल आदमी का कलाम जो था उसे आपने अपना कौमी स्लोगन बना लिया।
तो फिर आपकी ज़हनी हालतें भी जो है वो मुश्किल है। सवाल तो ये है कि क्या आप मिस्टर जना ने जो पहली तकरीर की दस्तूर साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 को, जो आज भी आप इंटरनेट पर गूगल करें और कायदे आज़म की जो स्पीच है 11 अगस्त 1947 में निकालें, सुने, उसे पढ़ें, तो उसमें तो मिस्टर जना कह रहे हैं कि रियासत का इससे ताल्लुक ही कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ही है कि किसी शहरी का मजहब क्या है। नहीं, आप अपने मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में जा रहे हैं। ये बाद में जब आपने रियासत के खतने किए, इस रियासत को इस्लाम कबूल करवाया, तो और उसके पाकिस्तान बाद का मतलब ला इलाहा बनाया, तो उसके बाद आपको वैसी आवाम भी बनाने की जरूरत पड़ी। माइंडसेट, वो माइंडसेट जो बनाना था आपने, तो वो स्टेट डेफिनेटली सिलेबस के जरिए बनाती है। अब मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, तो डेफिनेटली अब मैं भी एक उम्र सीधा आदमी हूँ, तो जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है, उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, ठीक है, 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है, मोहम्मद बिन कासिम पे। दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। तो वो 1000 साल की हिस्ट्री अगर कोई किसी ने जाननी हो, मैंने जाननी हो, तो मैं आपसे सवाल करूं सर, वो 1000 साल क्यों बीच में से, क्या उसमें हिस्ट्री? सर बात ये है कि उस 1000 साल में इस्लाम नहीं है ना, मुसलमान नहीं है। हाँ। चूंकि और आज आपकी हिस्ट्री की जो किताबें, आपकी सिलेबस जो है उसमें नहीं है, वो अशोक नहीं है, चंद्रगुप्त। पहले इसलिए था कि बांग्लादेश आपके साथ था, ठीक है, बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुत बड़ी अक्सरियत थी, ठीक है, ठीक है। ये सिंध आपका हिंदुओं से बड़ा लेकिन अब तो हिंदू यहाँ से भी चले जा रहे हैं, खत्म हो वो तो गए। खैर एक अलग रियासती एक जबर है जिसके जरिए मैं बहरहाल उसको भी कंडेम करता हूँ। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा कि खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े मौलाना यानी कि मौलाना तारिक जमील ने ये एक्सेप्ट किया कि वो पृथ्वी चौहान जी के खानदान से हैं, यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो हिंदू हैं। वैसे तो ये बात पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरे एशिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए बिल्कुल सही है और 99% लोग ये जानते भी हैं, बट सिर्फ फर्क इतना है कि वो मानते नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।